नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास बाय भारती सर के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से, और आज बात करेंगे 12th क्लास के जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर 5 को, जिस चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज। आज बहुत कुछ इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इस चैप्टर का जितना भी बेस होता है, जिसमें खास करके आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड का कौन शीत का भाग है, कौन उष्णकटिबंधीय भाग है। अगर इसको ना समझेंगे तो आप इसमें जो है घास के मैदान पढ़ने वाले हैं। आप उसको खो दीजिएगा, वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगे। आप पशुपालन में भी देखेंगे कि किधर चलवासी पशुचालन वाले होते हैं और किधर व्यापारिक पशुधन वाले होते हैं, वो कौन वर्ल्ड में कहां कहां पाए जाते हैं। इसको समझने के लिए आपको वर्ल्ड मैप पे थोड़ा सा शीत वाले इलाका, इसके अलावा शीतोष्ण वाले इलाका, उष्णकटिबंधीय इलाका, इन सब के ऊपर में जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है, जो कि आज के वीडियो क्लास में सीख लेंगे। ये पूरे इस चैप्टर का आज का वीडियो क्लास पूरा का पूरा बेस भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम आपको बता दें कि एक चैप्टर प्राथमिक क्रियाकलाप के ऊपर में एक वीडियो जो है वो बना करके और 12th क्लास के ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए। वहां हम क्या पढ़े थे अब तक, एक बार उसको देख लेंगे, तब आज के जो सीरीज है उसको आराम से आपको समझ में आएंगे। तो पिछले वीडियो क्लास में हम देख पाए थे कि क्रियाकलाप जो होते हैं वो दो होते हैं, एक आर्थिक क्रियाकलाप और एक जो होते हैं गैर आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जिनमें आय की प्राप्ति होती है, यानी कोई भी काम किया जाता है तो लाभ के उद्देश्य से। लेकिन गैर आर्थिक क्रियाकलाप वे होते हैं जिसमें कोई भी क्रियाकलाप होते हैं, कोई भी काम किए जाएंगे लेकिन लाभ मैटर नहीं करता है, यानी लाभ उद्देश्य नहीं होता है। जैसे दया होता है, जैसे प्रेम होता है। अगर इसके लिए अगर हम काम कर रहे हैं बिना पैसे के लिए, माया लग गया, किसी के लिए कोई काम कर दिए, हम किसी को पढ़ा दिए, बदले में फीस नहीं लिए, ये गैर आर्थिक क्रिया है। ये भी आपको समझाए थे। इसके बाद आपको पढ़ने हैं केवल आर्थिक क्रियाकलाप। इस चैप्टर में आपको गैर आर्थिक क्रियाकलाप का कोई झमेला नहीं। अब आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत भी कई सारे क्रियाकलाप आते हैं, जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। यहां तक तो आप 10th क्लास में अगर इकोनॉमिक्स पढ़े थे तो अवगत होंगे। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। लेकिन आपको 12th में चतुर्थक क्रियाकलाप के भी बारे में जानना है, और चतुर्थक क्रियाकलाप से एक और क्रियाकलाप का उदय हो गया है जिसको पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। तो इसमें पंचम क्रियाकलाप तक आपको 12th क्लास में पढ़ने हैं। लेकिन अब यहां पे सारे क्रियाकलाप एक टॉपिक्स बन करके आएगा, एक चैप्टर बन के लगभग आपका आ जाएगा। तो आज ये जो 12th क्लास में 5वां जो चैप्टर है वो आर्थिक क्रियाकलाप का एक स्पेशल क्रियाकलाप, इसको कहते हैं प्राथमिक, जो कि सबसे पहली क्रियाकलाप है। इसके बाद द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप ऐसे हो जाएंगे। तो ध्यान सुनेंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप में पिछले वीडियो क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत भी बहुत सारी क्रियाकलाप आते हैं, जैसे भोजन संग्रह करना और आखेट शिकार वगैरह ये सब करना। ये तो खास करके मानव की सबसे पहली ज्ञात क्रियाकलाप है। मानव के सबसे पुराने समय में मनुष्य जब आया था तो जानवरों की शिकार करता था, भोजन को, कंदमूल, फल फूल को क्या करता था, इकट्ठा करता था। तो भोजन संग्रह और आखेट जो है ये मनुष्य की पहली ज्ञात क्रियाकलाप है। तो ये भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पशुपालन है, मछली पालन है, ये सारा कुछ जो है खेती बाड़ी यानी कृषि कार्य करना, ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो चलिए पिछले वीडियो क्लास में हम देखे थे भोजन संग्रह के बारे में, कि भोजन संग्रह और आखेट जो है ये मानव की ज्ञात पहली जो है वो क्रियाकलाप है। अब इसमें हम लोग वर्ल्ड लेवल में आपको देखना होगा कि विश्व में अगर भोजन संग्रह और क्रियाकलाप के बारे में बात कर ले तो इसको विश्व लेवल में दो क्षेत्रों में बांटा गया। एक है आपका उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और दूसरा है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। ध्यान से सुनेंगे बात को। अब उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहां है और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहां है, इसको समझने के लिए आपको वर्ल्ड मैप पे थोड़ी सी आपको पकड़ बनाना होगा। अब यहां ध्यान से देखेंगे, कुछ लाइन से शायद आप पहले अवगत होंगे तो आज आपको और समझ में आएगा। जैसे आप वर्ल्ड में आप देखते हैं क्या कि एक होती है, ये मान लीजिए ये 0 डिग्री यहाँ पे लिखे हैं, ये 0 डिग्री जिसको कहते हैं विषुवत रेखा। बढ़िया सुनेंगे, ये 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं सर, तो विषुवत रेखा कहते हैं।
जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब ये गुजरती है कहाँ से, तो ये इधर से कोलंबिया साइड से गुजरती है और ब्राजील से, फिर ये अफ्रीका के देशों से गुजरते हुए और ये अपना भारत है। भारत के नीचे दक्षिण में जैसे मालदीव है, इंडोनेशिया है, ऐसे ये गुजरती है। ये 0 डिग्री रेखा इसको कहते हैं विषुवत रेखा। याद रखेंगे कौन सी रेखा सर, विषुवत रेखा 0 डिग्री है, ध्यान रखेंगे। अब ये हमारा है मकर रेखा, ये ध्यान सुनेंगे। जिधर दक्षिण में बात कर लेंगे तो ये आपका चिली, अर्जेंटीना, और ये आपका नीचे में आपका मकर रेखा जो है वो अफ्रीका के दक्षिणी देशों से गुजरती है और इधर में यहाँ पे मेडागास्कर भी आते हैं, ठीक है, मेडागास्कर, और ये ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा। आप सब जान लीजिए ये कितने डिग्री होते हैं, तो ये तो बचपन से पढ़े थे 9th क्लास में कि सर 23.5 डिग्री होता है। बढ़िया सुनेंगे, ये 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से हम नीचे आते हैं 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे यहाँ भी 23.5 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे, इसको भी कहेंगे कितना डिग्री, तो 23.5 डिग्री। इस रेखा को फर्क यही है कि इस रेखा को कहेंगे कर्क रेखा और इस रेखा को कहेंगे मकर रेखा। 0 डिग्री के जितना ऊपर में जाएंगे, जितना ऊपर, क्योंकि 0 डिग्री से 90 टोटल अक्षांश ऊपर में होंगे और 90 अक्षांश टोटल नीचे में होंगे। तो 0 डिग्री से जितना ऊपर में 23.5 मिलेगा, उतना ही 0 से नीचे में भी 23.5। जैसे 1 2 3 90 तक ऊपर में जाएगा तो नीचे में भी 1 2 3 90 में जाएगा। तो ध्यान सुनेंगे 90 तक जाएगी। तो यहां से फर्क यही है कि यहां से यहां तक की दूरी सेम है और यहां से यहां तक की भी दूरी सेम है। फर्क यही है कि उत्तरी गोलार्ध में जब बात करेंगे तो ये कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में जब बात करेंगे तो यही रेखा मकर रेखा हो जाएगी। इसके ऊपर में और आपको हम वीडियो बना देंगे डिटेल से काफी ज्यादा कि कहां पे आखिर क्यों 6 महीना दिन होते हैं, 6 महीना रात होते हैं, ये कहां होते हैं। इसके अलावे में भारत में ही कुछ ऐसे इलाका जो सालों भर गर्म इलाका होते हैं लगभग, और कुछ ऐसे भी इलाका होते हैं जहां 6 महीने गर्मी और लगभग 6 महीने जो है वो ठंडे के इलाका होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होते हैं, ये सब आपका इसी कटिबंधीय वाले क्षेत्र से आपको समझ में आना पड़ेगा। तो 3 कटिबंधीय का मतलब याद रखेंगे, जहां से तापमान में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है उसको एक कटिबंधीय इलाका कहेंगे, तापमान वाला एक जोन कहेंगे। ये ध्यान सुनेंगे। तो आपको 3 बातें समझना होगा, एक शीत कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय और एक उष्ण कटिबंधीय। ये ध्यान से सुनेंगे। इसको जब तक नहीं समझेंगे आप भोजन संग्रह के जो क्षेत्रों को 2 वर्ग में बांटते हैं इसको आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम कहेंगे 0 डिग्री, ये याद रखेंगे विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा और ये 23.5 डिग्री कर्क और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर। तो ये बीच का जो इलाका होगा, सूर्य की रोशनी सालों भर इधर ज्यादा चमकती है, ज्यादा पड़ता है, तो इधर का जो भाग होगा ये बहुत ज्यादा गर्म इलाका है और गर्म इलाका को कहेंगे उष्ण कटिबंधीय। अब जैसे जैसे इसके ऊपर में जाएंगे तो तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसको जहां तापमान थोड़ी कम होती है तो इसको कहेंगे शीतोष्ण। तो इसके कर्क के नीचे में भी तापमान थोड़ी क्या होगी, तो कम होगी, तो इसको नीचे वाले को भी कहेंगे शीतोष्ण। लेकिन वर्ल्ड में कहां तक शीतोष्ण इसको कहेंगे, तो 66.5 डिग्री तक। आखिर ये 23.5 डिग्री मकर से नीचे जाएंगे 66.5 डिग्री तक, तो यहां तक जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका कौन सा भाई, तो शीतोष्ण कहलाएगा। यहां तापमान थोड़ा कम होता है। लेकिन 66.5 डिग्री से नीचे जाएंगे और तो 90 डिग्री अक्षांश तक, और ऊपर में 66.5 से ऊपर में 90 डिग्री अक्षांश तक जाएंगे तो इसको कहेंगे शीत क्षेत्र, यानी शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोले या फिर जोन बोल सकते हैं। सर बात को अब ये ध्यान से सुनेंगे तो आपको 2 बातें याद रखेंगे। ये जो विषुवत हो गया, ये विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन बोलते हैं। 0 डिग्री होता है, तो ये 0 डिग्री के अगर हम करीब रहेंगे, जैसे कर्क रेखा के अगर आसपास रहे या फिर दक्षिण में मकर रेखा के आसपास, तो ये तो अक्षांश का नीचे वाला भाग हुआ, इसको निम्न अक्षांश कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहां से दूरी बढ़ेगी तो इसको हम कहेंगे उच्च अक्षांश। ये ध्यान से सुनेंगे, क्या कहेंगे, उच्च अक्षांश। तो इस पे भी आपको अगले दिन और विस्तार से चर्चा कर देंगे, ताकि जहां समझने में दिक्कत होगा वहां। अब ये ध्यान से सुनेंगे, जो भोजन संग्रह का जो इलाका है वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं आज भी ये भोजन संग्रह की बातें को अगर देखें तो ये निम्न अक्षांश वाले कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उच्च अक्षांश वाले कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि निम्न अक्षांश के कौन इलाकों में भोजन संग्रह अभी भी होता है और उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में कहां पर अभी भी भोजन संग्रह होता है। तो चलिए यहाँ पे वर्ल्ड में देखेंगे, ध्यान
ध्यान से। अब बात कर लेंगे निम्न अक्षांश के क्षेत्र में, तो निम्न अक्षांश जैसे ही कह रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे ये विषुवत हो गया और विषुवत के या तो ऊपर या तो नीचे। तो मैंने विषुवत के या तो ऊपर या तो नीचे, यानी कर्क के ऊपर नहीं और मकर के नीचे नहीं। अगर कर्क के ऊपर जाएंगे तो यहां से बहुत ज्यादा ऊंचाई हो गया, तो ये अक्षांश के ऊपरी वाली भाग हो, इसको उच्च अक्षांश कहेंगे। लेकिन यहां से भी नीचे आएंगे तो इसको कहेंगे उच्च अक्षांश, लेकिन बीच के इलाका जो है ये आपका कहलाएगा निम्न अक्षांश। तो उत्तरी कनाडा का जो क्षेत्र है ये उच्च अक्षांश में आता है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है ये आपका मैक्सिको है, मैक्सिको से ये कर्क रेखा जो है ऐसे गुजरती, ठीक है, ऐसे कर्क रेखा गुजरते हुए ये भारत का आधा भाग ऊपर में और पड़ता है, ठीक है, ये भारत हो गया। और भारत में अगर देखेंगे तो भारत ऐसा जगह पे स्थित है कि इसका आधा वाला जो भाग है यानी कर्क रेखा गुजरती है बीच से, तो कर्क रेखा के नीचे का जो बेल्ट है ये उष्णकटिबंधीय इलाका, ये गर्म रहता है यहां से दक्षिण भारत का इलाका। अब कर्क रेखा के अगर ऊपर बात कर ले तो ऊपर वाला जो भाग है ये शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका में आता है, यानी यहाँ 6 महीना सर्दी और लगभग 6 महीना जो है वो आपका गर्मी भी पड़ेगी, लेकिन ये इलाका में टेम्परेचर जो है वो हमेशा बरकरार रहता है। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, ये उत्तरी कनाडा को हम देखें वर्ल्ड में मैप पे कहाँ है, तो ये लगभग यहाँ पे हम आपको बताएं ये जो है आपका मैक्सिको हो गया। मैक्सिको से ये गुजरती है कर्क रेखा, इसके ऊपर में एक देश जिसको कहते हैं यूएसए, जिसका नाम आप हमेशा जानते हो, बहुत चीजों में आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल में भी पढ़ेंगे कि यूएनओ में भाई इसका तो चलता है, जिसका नाम क्या है यूएसए। सारी चीज जमीन वगैरह, बहुत सारे मुख्यालय का जमीन वगैरह दिया हुआ है और यूएनओ में ये अस्थाई मेंबर वगैरह है, ठीक है, तो इसीलिए चलता है भाई, वीटो पावर वगैरह भी मिला हुआ है, मेंबर है, अस्थाई मेंबर है। तो अब ये ध्यान सुनाइए, ये मैक्सिको है, ये आपका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, और जस्ट ऊपर में ये देख रहे हैं इधर छोड़ करके ये अलास्का है, और ये जो बेल्ट देख रहे हैं ये कनाडा है, याद रखेंगे इसको क्या कहेंगे, कनाडा। लेकिन यहाँ पे गौर से जो थोड़ा सा देखेंगे, हम कनाडा के उत्तरी वाले भाग की बात कर रहे हैं, यानी उत्तरी कनाडा। तो ये कनाडा के ऊपर वाला ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, इधर ही याद रखेंगे, इधर उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में भोजन संग्रह करने वाले लोग जो है वो अभी भी वर्ल्ड में पाए जाते हैं। भोजन संग्रह के बारे में और अगर विस्तार से आपको जानकारी लेना है तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, भाग 3 12th क्लास के इतिहास शुरू करेंगे, तो वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे कि राजमहल की पहाड़ी में कुछ पहाड़ी लोग रहते हैं और वो पहाड़ी लोग अपना दिनचर्या कैसे कर पाते हैं, तब हम वहां पे पढ़ाएंगे, तो प्राथमिक क्रिया से रिलेट कर पाएंगे, तो आपको पूरा फील होगा कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे कंदमूल जो है इकट्ठा करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, उनसे कुछ सामग्री वगैरह बनाते हैं, उसको मार्केट में बाजार में बेच आते हैं और उनसे इनका अपना जीवन यापन होता है। एकदम मस्त जीवन जो है वो प्राकृतिक पर निर्भर रह करके ये करते हैं, तो वो सारी कुछ आपको वहां समझ में आ जाएगा। चलिए अब ध्यान सुनेंगे, पिछले वीडियो क्लास में भी थोड़ी चर्चा कर ही दिए, तो ये याद रखेंगे एक उत्तरी कनाडा का जो क्षेत्र है ये कौन अक्षांश में आता है, उच्च अक्षांश में। अब देखिए हम बताए थे कि जैसे जैसे विषुवत से ऊपर जाएंगे उच्च अक्षांश हो जाएगा, कर्क और मकर के बीच तक अगर बात कर लेंगे तो निम्न अक्षांश, इसके ऊपर जाएंगे तो उच्च अक्षांश। तो इधर उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, फिर उत्तरी यूरेशिया वाला भाग, इधर वाला जो इलाका आप देख पा रहे हैं, इधर आप चिन्हित कर लीजिएगा, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये यूरेशिया वाला भाग है। इधर भी आपका याद रखेंगे उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में कौन होते हैं, तो ये याद रखेंगे कि भोजन संग्रह करने वाले लोग हैं। इसके अलावा दक्षिणी चिली यहाँ दक्षिण में अब नीचे आ जाएंगे मकर के नीचे, तो ये जो बेल्ट देख रहे हैं ये चिली वाला भाग है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो ये चिली है, लेकिन ये याद रखेंगे नीचे में एकदम नीचे में साउथ चिली यानी दक्षिणी चिली का भाग बोलेंगे, तो ये दक्षिणी चिली का भाग। तो दक्षिणी चिली जो भी ये भी क्या है भाई, तो ये उच्च अक्षांश में है, चूंकि 0 है, 0 डिग्री से यहाँ आएंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मकर के नीचे जाएंगे तो फिर उच्च अक्षांश हो जाएगा। तो चलिए ये उच्च अक्षांश भी आपको समझ में आ गया होगा, वर्ल्ड में कहाँ है चिन्हित भी कर दे रहे हैं। अब आते हैं निम्न अक्षांश। जब कहेंगे निम्न अक्षांश तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा विषुवत रेखा के और कर्क रेखा और मकर रेखा के पहले, याद रखिए कर्क रेखा से नीचे और मकर रेखा से ऊपर, और यहां से यहां तक का जो इलाका है ये आपका कहलाएगा निम्न अक्षांश। तो इधर साइड में ही वर्ल्ड में ये याद रखेंगे भोजन संग्रह करने वाले लोग होंगे।
जैसे आपके बुक्स में दे रखे हैं अमेज़न बेसिन। अमेज़न के बारे में तो आप जानते होंगे कि अमेज़न जो नदी है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अफवाह दुरोणी वाला नदी। जैसे भारत का सबसे ज्यादा जो जल अधिक नदी तंत्र को मिला करके प्रवाहित होती है, जिस नदी का नाम है गंगा। सबसे बड़ी अफवाह दुरोणी जो है वो अपवाह दुरोणी किसका है, तो गंगा का, भारत में। उसी तरह से अगर विश्व में बात कर लें सबसे बड़ी अपवाह दुरोणी की, तब वो है आपका अमेज़न के। तो अमेज़न बेसिन का जो इलाका है, ये वाला आप जो बेल्ट देख रहे हैं, यही जो बेल्ट है ये याद रखेंगे अमेज़न बेसिन का बेल्ट है, क्षेत्र है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये विश्व से हल्का ऊपर, विश्व से नीचे, यानी ये निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र में है। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ये आपके बुक्स में दे रखे हैं, लेकिन आप इसको कांगो बेसिन से भी आप समझ सकते हैं। कांगो बेसिन तो बुक में नहीं है आपके, लेकिन समझेंगे। यहाँ पे कांगो देश, कांगो गणराज्य आपको मिल जाएंगे अफ्रीका के वर्ल्ड मैप देखेंगे तो। और यहाँ पे कांगो नदी है, जो वर्ल्ड जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो कांगो नदी वहां पे एकदम हिट हो जाती, ठीक है। तो वहां जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मालूम होगा, ये जो बेल्ट आप दिख रहे हैं, ये जो भाग है, ये कांगो बेसिन का इलाका है। अब देखिए कि उच्च अक्षांश है कि निम्न अक्षांश है, आप खुद जज कर पाइएगा। तो सर ये निम्न अक्षांश है। कर्क रेखा के नीचे मकर रेखा के ऊपर का जो भाग है, ये कौन अक्षांश होता है, तो निम्न अक्षांश। और जब उच्च अक्षांश की बात करेंगे तो कर्क के एकदम ऊपर और मकर के एकदम नीचे, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात आती है। आगे अगर बढ़ते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में इधर के क्षेत्रों में भी इस तरह के भोजन संग्रह करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भागों में ये होता है। ये हमारा एशिया है और एशिया के नीचे दक्षिण, और इधर में पूरब, जैसे बहुत सारे आप देश पढ़े जानते होंगे, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। तो इधर भी दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर में, जैसे अगर भारत की बात कर लेंगे तो भारत में भी देखेंगे तो सभी जगह भोजन संग्रह करने वाले लोग आज नहीं रह गए। लेकिन अभी भी भारत के पूर्वोत्तर साइड में आप चले जाइए, जिधर आप 7 सिस्टर पढ़ते, 7 बहनों वाला राज्य, तो उधर आपका आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो उधर के क्षेत्रों में पहाड़ी वाले जो भाग है, तो उन इलाकों में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजन संग्रह करते, ठीक है। तो अपने यहां भी आंतरिक वाले भागों में है। उसी तरह से कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया के, दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है, उन देश के अंदर में कुछ इलाका में ये याद रखेंगे भोजन संग्रह होता है। तो लगभग जितने भी देश थे उनको याद रखेंगे भोजन संग्रह करने वाले जो लोग होते थे, उनको 2 वर्ग में बांट दिए हैं, एक उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र जो है वो आपका निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है। आगे बात कर ले तो आधुनिक समय में इसका क्या रोल है, इसको आप समझना है। जिस भोजन संग्रह के बारे में बात कर ले, शुरू मानव तो यही करते आ रहा है, लेकिन अब तो वर्ल्ड लेवल में वैश्वीकरण के दौर है और अब न जाने मनुष्य क्या क्या खोज चुका है। तो इस दौर में आज आधुनिक विश्व की बात कर ले तो इसमें आज भोजन संग्रह क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, तो ध्यान से सुनेंगे। अब ये थोड़ा सा मॉडर्न रूप ले लिया है आधुनिक समय में कि कुछ जगह पे यही चीज व्यापारीकरण हो गया है। ये ध्यान सुनेंगे। पहले लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन को इकट्ठा करते थे, कुछ जानवरों को मार करके और 1-2 दिन तक उसको रखते थे, या कहीं कंदमूल इकट्ठा करके रखते थे। तो ये अपने जीवन निर्वाह के लिए पहले करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि कुछ हद तक इसका वर्ल्ड लेवल पे डिमांड भी बढ़ा है, तो इसको आदमी व्यापार से जोड़ दिया है। ये ध्यान सुनेंगे, यानी इसका कुछ हद तक कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है, व्यापारीकरण हो गया। अब इसमें जैसे ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे इन जंगले वाली भागों में कीमती पौधे होते हैं, जिन पौधों से कैसे कैसे प्रोसेस होता है वो तो सबको मालूम नहीं होता है। लेकिन जंगल में वो रहने वाले जो लोग, जो वर्षों जंगल ही उनका पूरा घर वगैरह सारा कुछ रहा है, तो वो इन कीमती पौधों को जानते हैं, कैसे इस तरह से क्या बनेगा, किससे क्या बनते हैं। तो वो उसको बाजार में उसका अच्छा खासा डिमांड मिल जाता है, तो उसको वो बेचते हैं। तो ये ध्यान से सुनेंगे, यानी व्यापारीकरण हुआ है। कीमती पौधों की जो पत्तियां होते हैं, उन पत्तियों से या फिर छाल से औषधियां, ध्यान से सुनेंगे, जैसे कोई तना से कुछ भाग बने तो उसको अलग बना करके बाजार में बेचते हैं, या फिर पत्तियों का डिमांड हो या पत्तियों से कोई चीज बनाया जाए तो उसको बना करके वो बेचते हैं, ठीक है। यानी पौधे के विभिन्न भागों से जो चीजें प्राप्त होती है उसका अलग रूप दे करके, यानी उसमें कुछ शोध करके या सामान्य तौर पे उसको क्या करते हैं, तो बेचते हैं, अधिक लाभ इनको इससे मिलता है, ठीक है। तो कीमती पौधों की जो पत्तियां होते हैं, जो छाल होते हैं, औषधि पौधे को बाजार में बेचने के उद्देश्य से वो क्या करते हैं, उनको संग्रह करते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे।
पौधे के विभिन्न भागों का ये क्या करते हैं तो उपयोग करते हैं। जैसे अगर बात कर ले तो सिनकोना के छाल, सिनकोना एक पौधा है, दक्षिण अमेरिका के देशों में आपको ज्यादातर मिलेंगे सिनकोना के पौधे। और इस सिनकोना के जो पेड़ होते हैं, पौधे नहीं पेड़, इनके पेड़ से जो छाल होते हैं, इन छाल से कुनैन, याद रखेंगे कुनैन बनाया जाता है। एक कुनैन क्या है तो मलेरिया और बुखार में एक तरह से ये दवा के रूप में काम करता है, औषधि आप समझ सकते हैं। जो मलेरिया और बुखार अगर हो जाए तो फिर ये काम करते हैं, तो ये याद रखेंगे। ये एक पेड़ है, पेड़ का नाम क्या है तो सिनकोना, दक्षिण अमेरिका के देशों में पाए जाते हैं। इसी सिनकोना वृक्ष के जो छाल होते हैं उनसे जो है वो कुनैन दवाइयां बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जानवरों के जो चमड़े होते हैं उन चमड़ों से अलग अलग सामग्री बनाए जाते हैं। कुछ कुछ पत्तियां होते हैं, जंगलों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां, इनकी पत्तियों से पेय पदार्थ यानी पीने के कोई पदार्थ बनाए जाते हैं या फिर दवाइयों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कांतिवर्धक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। अब ये कांतिवर्धक शायद आपको नया लग रहा होगा तो बता दे, कांतिवर्धक का मतलब होता है जैसे कॉस्मेटिक चीज है। बहुत सारे पौधे की जो पत्तियां है, गुलाब वगैरह ये सब होते हैं, तो इनको खूबसूरती टाइप के जो सामग्री बनते हैं, क्रीम वगैरह ये सब अलग अलग बनते हैं, कॉस्मेटिक सजने संवरने वाले जो आइटम बनते हैं तो उनमें इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा कुछ रेशे होते हैं, जिन रेशों से ये क्या करते हैं तो कपड़े का बुनाई करते हैं। इनके पौधे के कुछ तने होते हैं, इन तनों से या तो रबड़ बनते हैं या फिर बलाटा बनाए जाते हैं, गोंद बनाए जाते हैं या फिर राल बनाए जाते हैं। बाकी अलग अलग पौधे से अलग अलग, जैसे रबड़ बनाना हो तो उसका अलग प्रोसेस होता है, बलाटा बनाना हो तो उसका अलग है, गोंद बनाना हो सबका अलग है, वो यहाँ के लोग जानते हैं और उसको वो चीज कर करके बाजार में अच्छा डिमांड है तो उसको वो बेच लेते हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी में और चीजें दिया गया, इसको भी आपको थोड़ा बहुत समझना है। चिकल क्या है ये ध्यान से सुनेंगे, चिकल के बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है, ये आपको समझना तो और जरूरी। जैसे चिकल मतलब हम जो च्युइंगम चिबाते हैं, च्युइंगम आप समझते होंगे जिसको हम बूमर कहते हैं। बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बूमर हमेशा खाते रहते, चिबाते जाते, तो उसी को हम क्या कहते हैं तो च्युइंगम कहते हैं। और ये जो च्युइंगम है चबाते चबाते अंत में जो है वो रबड़ की तरह अंतिम में बच जाता है, यानी सारे नहीं, उसमें जो फ्लेवर होते हैं मीठा टाइप का लगता है, शर्करा चीनी उनी सारे डाल के बनता होगा, अलग अलग जो फ्लेवर होते हैं तो हमें अच्छा लगता है तो वो हम चिबाते हैं। और चिबाते चिबाते लास्ट में जो होते हैं वो एक शेष जो बच जाता है, याद रखेंगे। तो शेष बचा जो भाग है वो किससे बनता है तो एक जेपोटा नामक एक वृक्ष है, और जेपोटा नामक वृक्ष के दूध से ही जो है वो बनाए जाते हैं। यानी ध्यान से सुनेंगे, जेपोटा नामक वृक्ष के दूध से जो है वो बनाए जाते हैं, वो उसको क्या कहते हैं तो चिकल कहते हैं। और ये चिकल से ही क्या बनाए जाते हैं तो च्युइंगम बनाया जाता है, फ्लेवर वगैरह चीनी वगैरह मिला करके, और चिकल से क्या बनाए जाते हैं तो च्युइंगम। तो ये याद रखेंगे, अगर चिकल क्या है तो ये च्युइंगम के जो बचे शेष भाग है उसी को क्या कहते हैं तो चिकल कहते हैं। और ये कैसे बनता है तो जेपोटा नामक वृक्ष के दूध से चिकल का निर्माण किया जाता है, और इसी चिकल में याद रखेंगे चीनी वगैरह फ्लेवर डाल कर करके बना करके पैक कर करके 1 रुपए 2 रुपए अलग अलग प्राइसेस पे मार्केट में इसको च्युइंगम के रूप में बेचे जाते हैं। तो इसकी भी थोड़ी जानकारी लेना है। अब ये ध्यान से सुनेंगे कि अभी जो हम पढ़े कि जो पहले भोजन संग्रह करते थे खाने पीने के लिए, इनके पास बहुत ज्यादा भोजन नहीं रह पाता था। हम पहले भी पढ़े थे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन यहाँ बहुत कम होता है, और इसके अलावे में अगर बात कर ले तो इसमें निम्न स्तर के तकनीक का ज्ञान होता है, बहुत सारी चीजें थे, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये जो चीजें हैं इसका तो बढ़ती समय में व्यापारीकरण हुआ, इसके अच्छे खासे मार्केट में दाम मिलने लगे, लेकिन फिर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि क्या विश्व स्तर पर इसका महत्व तेजी से बढ़ा है या विश्व स्तर पर कोई महत्व है। तो ये ध्यान सुनेंगे, कहते हैं कि विश्व बाजार में अगर बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे वस्तु उतर आई है जो आर्टिफिशियल वस्तु है, जिसको बनाए जाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, लैब के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से, अब तो केमिकल के माध्यम से रेशे तक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, हर वो चीज जो है वो कृत्रिम आर्टिफिशियल वस्तु आ चुके हैं। तो ये आर्टिफिशियल वस्तु है एक, और एक नेचुरली गुड्स है जो इनके द्वारा जो बनाए जाते हैं, इकट्ठा किया जाता है। किसी जानवरों के खाल से चमड़े बनाए जाते हैं, तो किसी से पीने
वाले पदार्थ होते हैं, किसी से औषधियां बनाए जाते हैं, उन सभी के जगह पे अब तो कृत्रिम आया। कोई बुखार के लिए जो है वो मलेरिया की दवा बना रहा है, औषधि बनाया है, समझ रहे बात ना। और कोई जो है कि एकदम टैबलेट है, टैबलेट मारा अंग्रेजी वाला तुरंत ठीक। तो इन सबके जो पदार्थ हैं और इन सबके पदार्थ के जैसा है जो आर्टिफिशियल मार्केट में वस्तु आया है, तो वो अच्छे किस्म के भी हो रहे हैं और इन नेचुरल वाले वस्तु से वो सस्ते हो रहे हैं। तो क्या ऐसे वस्तु मार्केट में, याद रखेंगे, विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा ये वस्तु कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि इसमें बनाने में, इसको करने में मेहनत ज्यादा लगता है, इसके जो प्रोसेस है। क्योंकि आप एक सिंपल बात बताते हैं कि एक सॉल का निर्माण भी अच्छे खासे कढ़ाई किए हुए साल जो होते हैं ठंडे के दिनों में इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग डिजाइन जो एकदम ठंडी होती है तो ओढ़ने में, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह इस सब के साइड में चले जाइएगा, तो एक एक जो सॉल होते हैं उसके निर्माण में एक एक साल लग जाते हैं। सर बात जो एकदम पूरा हैंडमेड होता है, जिसको आराम से बनाए जाते हैं, वो बड़ा ही अच्छा होता है, नेचुरल होता है, हाथों से बनाए जाते हैं और बड़ा आपको कंफर्टेबल देगा, कड़ाके की ठंडी में भी आपको आराम देगा। उसको बनाने में साल भर लग जाते हैं, किसी को एक एक साल का समय देना पड़ता है। और मार्केट में जब वो साल आता है तो उसकी कीमत लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए होते हैं। और एक ऐसे साल आ गए जो रेडीमेड इंडस्ट्री में बनते हैं, न जाने एक दिन में कितने साल बन जाते हैं इंडस्ट्री में। अब बताइए जो इंडस्ट्री में बना साल है वो हमको कितने में मिल जाता है? 300, 400, 500, 1000, 2000 तक तो बढ़िया बढ़िया साल आ जाता है। और एक जो ये साल भर हम लगा दिए है बनाने में, वो बढ़िया है, क्वालिटी का चीज है, लेकिन प्राइस कितने हैं भाई? तो लाख, 1.5 लाख। अब एक साल कोई आदमी मेहनत करेगा तो 5000 में बेचेगा क्या? साल भर का मेहनत तो उसी में जुट जाएगा सर। तो वो लाख, 2 लाख है। तो मार्केट में कौन ज्यादा बिक पाएगी? तो जो आर्टिफिशियल है, जो कंपनी बना है, 400, 500 रुपया में आ जा रहा है, वो तो ज्यादा बनेंगे। समझ रहे बात ना? ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा वही बनेंगे। और वो जो नेचुरल है वो तो कुछ कम लोग ही उसको खरीद पाएंगे, जो पैसे वाले हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन बाकी लोग जो बाजार में जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है खरीदने वाले, वो तो वैसे नेचुरल वस्तु नहीं खरीद सकते महंगे होने के कारण, वो तो सस्ते वस्तु ही लेंगे। तो सस्ते वस्तु के रूप में जो आज कृत्रिम वस्तु जो है वो आ चुके हैं। तो यही कह रहे हैं कि आज विश्व बाजार में याद रखना है आपको कि ऐसे जो वस्तु थे जो नेचुरली होते थे, जो वहां के जो भोजन संग्रह करने वाले लोग हैं, उन वस्तुओं को इकट्ठा करके व्यापार के रूप में वो बेचते थे अधिक दामों पे। तो बाजार में याद रखेंगे, विश्व बाजार में ये वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है कृत्रिम जो उत्पाद है, यानी आर्टिफिशियल जो गुड्स है उनका। तो कहीं ना कहीं इनके जगह पे आज स्थान ले रहा है कौन? तो कृत्रिम उत्पाद। ठीक है, यही कुछ आपको इस चैप्टर में समझना था। मेन आपको जो समझना था वो ये कि कौन सी इलाका है, कौन क्या है। अगले वीडियो क्लास में हम आपको और भी जब चलवासी पशुचारण वगैरह पढ़ाएंगे, घास के मैदान पढ़ाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर में विस्तार से चर्चा कर करके और वर्ल्ड मैप पे चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।